हेलो बच्चों, आज हम लोग मॉल कॉन्सेप्ट के दूसरे क्लास में हैं। तो आज का क्लास सुनने से पहले मेरा एक सलाह होगा, सजेशन होगा। स्टार्टिंग में तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, इसको करने से पहले मैं एक सजेशन ये दूंगा कि इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर 1 मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 का वीडियो आप एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। उस वीडियो को देखने के बाद आज के क्लास में अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड हम लोग का बन जाएगा। तो ऐसे मैं ब्रीफ में बता दूं लेक्चर 1 में आपको क्या क्या मिलेगा। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था, मास नंबर के बारे में पढ़ा था, एटम्स या आयंस में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, उन पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी हम लोग यही करने जा रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल में या आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग का डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लेवल पर जब पहुँचेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए ही मैं ये बोल रहा हूँ कि पहला जो वीडियो है लेक्चर 1 वो एक बार आप लोग ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को देखें। तो हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। लास्ट क्लास का जो हम लोग का एंडिंग था वो क्वेश्चंस पर एंडिंग हुआ था। वही क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा ऊपर कर हम लोग बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कैलकुलेट करना है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, SO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। तो हमें एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग रिकॉल करें। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन पांचों में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी। तो अगर प्रोटॉन्स की संख्या निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होगी। तो हम लोग 1 बाई 1 कर आते हैं। पहले तो अगर ये सब 10th लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो पहले तो खुद से प्रैक्टिस करना है। ये 5 खुद से बनाइए, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, पॉज कर जो है इसको खुद से बनाइए और उसके बाद फिर अपना सॉल्यूशन देखिए कि कौन सही हुआ और कौन गलत हुआ, ठीक है ना। हाँ, खुद से बनाने के लिए एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये डाटा मैं दे देता हूँ। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, आयरन एटॉमिक नंबर 26, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का एटॉमिक नंबर का डाटा दे दिया गया है। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से बनाएं और उसके बाद फिर अपना बनाया हुआ आंसर सॉल्यूशन के साथ मैच करें। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। CO2 हम लोग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। अब 1 बाई 1 आते हैं। एटॉमिक नंबर क्या बतलाता है, तो कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन। तो कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन प्लस। ऑक्सीजन पर चलते हैं। तो ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1 एटम में 8 प्रोटॉन, एक एटम में 8 प्रोटॉन है, तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे, 16 प्रोटॉन हो जाएंगे।
तो ये 16 प्रोटॉन ऑक्सीजन में होगा इक्वल टू 22। तो 22 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। वैसे ही और भी मैं जिन लोगों को दिक्कत है निकालने में, तो कम से कम 3 क्वेश्चन देखें कि 3 क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है, और उसके बाद रिमेनिंग 2 क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं, है ना। अगर किन्हीं को दिक्कत हो, पहले से अगर नहीं पढ़ा हुआ है 10th में, तो ये 3 क्वेश्चन खुद से देखें कि कैसे इसको हम बना रहे हैं, और उसके बाद बाकी दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से करें। चलते हैं सेकंड में। हम लोग का SO2 दिया गया है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इक्वल हैं, बराबर है, ठीक है ना। अब प्रोटॉन्स कितने, तो SO2 की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम है, सल्फर का एक एटम, एटॉमिक नंबर कितना 16, तो एटॉमिक नंबर 16, एक एटम में 16 प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है ना। प्लस SO2 के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ये 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1 एटम में 8 प्रोटॉन है, तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे, 16 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो 1 एटम में 8 प्रोटॉन, 2 एटम में 16 प्रोटॉन, 16 प्लस 16 ये कितना हो गया, 32। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और ये 3 समझने के बाद बाकी 2 क्वेश्चन खुद से करना है, बाकी 2 क्वेश्चन खुद से करना है। फिर ये दिया हुआ है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। न्यूट्रल के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर, ठीक है ना। अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 6 एटम है, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। कार्बन का 6 एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो एक एटम में 6 प्रोटॉन, तो 6 एटम में कितने हो जाएंगे, 36 प्रोटॉन। चलते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम 12 एटम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है हम लोग का 1, एटॉमिक नंबर 1, तो एक एटम में 1 प्रोटॉन, तो 12 एटम में 12 प्रोटॉन हो गए, 12 एटम में 12 प्रोटॉन। ऑक्सीजन पर आ जाए तो एक मॉलिक्यूल में यहाँ ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हम लोग का 8 के बराबर, ठीक है ना। तो 1 एटम में, एक एटम में 8 प्रोटॉन होंगे, यहाँ ऑक्सीजन के 6 एटम हैं, तो एक एटम में 8 प्रोटॉन, तो 6 एटम में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 48 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ये आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 96। चलिए 3 क्वेश्चन मैंने बना दिया है, फिर से स्क्रीन पॉज करें, स्क्रीन पॉज कर कर 4th और 5th ये दोनों क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश करें। हाँ, अब हम लोग बाकी दोनों क्वेश्चन पर आते हैं, 4 और 5, है ना। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर हम लोग इस एक मॉलिक्यूल की बात करें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक मॉलिक्यूल की, तो 1 मॉलिक्यूल में पोटेशियम के कितने एटम हैं, तो 4 एटम हैं। 1 मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम है, 1 एटम है, नीचे में 1, ये हिडन होता है, 1 कभी भी लिखा नहीं जाता है, 1 को हिडन रखते हैं, तो आयरन का 1 एटम है। और यहाँ 1 मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम और नाइट्रोजन के 6 एटम्स हैं, ठीक है ना। मैंने सॉल्यूशन बना रखा है, गौर से ध्यान देना है सॉल्यूशन पर कैसे है। तो पोटेशियम का 4 एटम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एक एटम में 19 प्रोटॉन, तो 4 एटम में कितने, तो 4 इंटू 19, तो ये 4 इंटू 19 ये प्रोटॉन्स पोटेशियम के लिए यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है ना। आयरन का यहाँ 1 एटम, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो 1 एटम एटॉमिक नंबर 26, तो आयरन में कितने प्रोटॉन्स, 26 प्रोटॉन्स, तो ये आयरन के लिए दिया गया है, ठीक है ना। चलते हैं इस पर आते हैं, ठीक है ना। कार्बन का यहाँ 6 एटम है, 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 एटम एटॉमिक नंबर 6, तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 6 इंटू 6 प्रोटॉन, ये कार्बन के लिए दिया गया, और ये हम लोग का नाइट्रोजन का है, ठीक है ना। 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 7 एटम्स हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 6 एटम्स हैं और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो एटॉमिक नंबर 7 मतलब 7 प्रोटॉन्स एक एटम में, तो 6 एटम में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, तो 7 इंटू 6, ठीक है ना। इनको ऐड कीजिए, आंसर हम लोग का आएगा 180, ठीक है ना।
अगर जिन लोगों का ये आंसर करेक्ट आया है, बहुत अच्छी बात है कि उनका 10th का बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाने से पहले अपना जो स्कूल लेवल का जो बैकग्राउंड है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं, कार्बन के 12 एटम, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 6, तो एक एटम में 6 प्रोटॉन्स, तो 12 एटम में कितने हो गए, 12 इंटू 6, तो ये कार्बन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है ना। अब इस पर आते हैं, ठीक है ना। 1 एटम में हाइड्रोजन का 22 एटम्स है और एटॉमिक नंबर 1, तो 1 एटम में 22, 1 एटम में एक प्रोटॉन, तो 22 एटम में कितने हो जाएंगे, 22 इंटू 1, तो ये हम लोग का हाइड्रोजन का है, ठीक है ना। ऑक्सीजन पर आ जाए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के एक एटम में, सॉरी, एक मॉलिक्यूल में, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 11 एटम हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 11 एटम और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो भाई एटॉमिक नंबर 8, तो 8 प्रोटॉन हो जाएंगे एक एटम में, यहाँ 11 एटम है, तो टोटल कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 11 इंटू 8, ये ऑक्सीजन के लिए है। अगर इनको ऐड करें तो हम लोग का 182 आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो स्पेसीज हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ आयंस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल, इन पर निगेटिव चार्ज है तो इनको हम लोग अनायन कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल, इन पर पॉजिटिव चार्ज, इनको हम लोग कटायन कहते हैं। तो पीछे के जो क्लास में मैंने जो सिखाया था उसको थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं। चाहे वो आयन हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या एटम हो, हमेशा ध्यान में रखना है एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो अभी भी एटॉमिक नंबर का कोई डिफिनीशन यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। हाँ, न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसीज हैं वो सब आयंस है। तो आयंस में कैसे निकालना है, निगेटिव चार्ज है तो जितना निगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ 2 निगेटिव चार्ज, तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसमें 2 ऐड करेंगे। 1 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ जितने प्रोटॉन्स होंगे उसमें एक और ऐड करेंगे। यहाँ 3 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसमें 3 ऐड करेंगे। और ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना, फोर्थ और फिफ्थ में पॉजिटिव चार्ज 1 है तो एक पॉजिटिव चार्ज 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालना है, निगेटिव चार्ज है, जितना निगेटिव चार्ज है प्रोटॉन में उतना ऐड करना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन में उतना सब्सट्रैक्ट करना है। ये नीचे में सबका एटॉमिक नंबर दिया गया है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है ना। तो खुद से पहले बनाए, ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चन खुद से बनाए, खुद से बनाकर और यहाँ पर अपना सॉल्यूशन को क्या करना है, मैच कर लेना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करें और पॉज कर कर ये 5 क्वेश्चन को खुद से बनाएं, तब यहाँ से आंसर को मैच करना है। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, पहले पर आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले प्रोटॉन्स निकालेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले प्रोटॉन्स निकालेंगे। सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है इसका, तो 16, सल्फर के एक एटम है, ठीक है ना। तो सल्फर का एक एटम, तो एक एटम में 16 प्रोटॉन्स, प्लस ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के 4 एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 1 एटम में 8 प्रोटॉन, 4 एटम में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, ये हम लोग ऐड कर दें तो हम लोग का 48 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग सब प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं। नाइट्रेट आयन, ठीक है ना, तो इसके एक आयन में नाइट्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम है। नाइट्रोजन का 1 एटम, एटॉमिक नंबर 7, तो ये 7 प्रोटॉन्स,
प्लस ऑक्सीजन का 3 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम है, एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इंटू 3, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के 3 एटम, एक एटम में 8 प्रोटॉन, 8 इंटू 3, तो ये हम लोग का कितना हो गया 31 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। चलिए थर्ड में हम लोग आते हैं फॉस्फेट पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फेट के एक आयन में फास्फोरस का एक एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। फास्फोरस का एक एटम, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो ये एक एटम में 15 प्रोटॉन, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एक एटम में 8 प्रोटॉन, तो 4 एटम है यहाँ पर, 4 एटम में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, तो 4 इंटू 8, ये हम लोग का 32 प्लस 15, ये हम लोग का 47 प्रोटॉन्स। तो इन तीनों में हम लोगों ने प्रोटॉन्स की संख्या निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अगर सल्फेट की बात करें तो 2 निगेटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन होंगे उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 48। 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 ऐड कर देना है, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रेट में आ जाए, एक निगेटिव चार्ज, कितने प्रोटॉन्स यहाँ पर है, तो 31 प्रोटॉन्स है, एक निगेटिव चार्ज 1 ऐड कर देंगे, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फॉस्फेट की बात करें, यहाँ कितना निगेटिव चार्ज है, तो 3 निगेटिव चार्ज है, तो 3 ऐड करेंगे प्रोटॉन्स में, तो 47 प्रोटॉन्स प्लस 3 इक्वल टू कितने हो गए हम लोग के, तो ये 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये 3 सही है तो बिल्कुल करेक्ट, आप लोग सही ट्रैक पर हैं, ठीक है ना। हाँ, इन 3 को समझने के बाद, ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन दोबारा अपने से बनाइए, ठीक है ना। 3 को अगर समझ गए हैं तो इन दोनों क्वेश्चन को खुद से बनाना है, और इस बार ऐड नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए मैं आगे आता हूं। ये हो गया 4, ये 5। हम लोग फोर्थ में आते हैं अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन की बात करें तो इसके एक आयन में एक नाइट्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो एक एटम है तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 4 एटम यहाँ पर हैं, तो एक एटम में एक प्रोटॉन, 4 एटम में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू कितने 11 प्रोटॉन्स। चलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो यहाँ पर 1 आयन में हाइड्रोजन के 3 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो हाइड्रोजन का 3 एटम, एक एटम में एक प्रोटॉन, तो 3 एटम में कितने प्रोटॉन, तो 3 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पर है, एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो एटॉमिक नंबर 8, एक एटम में 8 प्रोटॉन, तो एक एटम में कितना प्रोटॉन रहेगा 8 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, तो ये कितने हो गए 11 हो गए। अब इन दोनों पर एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 11 माइनस 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हम लोग का कि अब हम लोग किसी भी स्पेसीज का नाम दे दिया जाए, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग को आ गया सीखने, ठीक है ना। अब आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, जैसे आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोबार किसे बोला जाता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ क्वेश्चंस करते समय या कुछ डिफिनीशन पढ़ते समय इन सब टर्म्स का नाम आ जाता है, ठीक है ना।
तो पहले उन सब टर्म्स को हम लोग समझते हैं कि आइसोटोप्स, आइसोवार, आइसोटोन्स, ये सब होते क्या है, किन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पर आ जाए, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, they are atoms of same element having same atomic number A but different mass number Z। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो आइसोटोप्स किसे बोला जाता है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स हम लोग वैसे एटम्स को बोल रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ना। कुछ एग्जाम्पल लिया जाए यहां पर। पहला एग्जाम्पल लें, ये ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स लिए गए हैं। एटॉमिक नंबर सबका 8 है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन मास नंबर सबका डिफरेंट है। यहाँ ऑक्सीजन का मास नंबर 16, यहाँ ऑक्सीजन का मास नंबर 17 और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास नंबर 18, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर सबका सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो ये सब आइसोटोप्स हो गए, ठीक है ना। हाँ, आइसोटोप्स में कुछ और भी कॉमन बातें और कुछ और भी थोड़ा हम लोग देखें कि इनमें डिफरेंस क्या मिलेगा। आइसोटोप्स में डिफरेंस क्या होता है कि O16, O17, O18 में डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। तो 16 माइनस 8 कितने न्यूट्रॉन्स, यहाँ 8 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स, तो 17 माइनस 8 9 न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स, तो 18 माइनस 8 10 न्यूट्रॉन्स। तो एक और भी पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, आइसोटोप्स के केस में न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सबका एटॉमिक नंबर 8 के बराबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 8 8। तो आइसोटोप्स का डिफिनीशन दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नोट, आइसोटोप्स हैव सेम number of protons but different number of neutrons in the nucleus। तो प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होती है। हम लोग सेकंड एग्जाम्पल पर आ जाएं, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिए गए हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोगों ने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के बारे में ही सुना होगा, इधर के 4 आइसोटोप्स के बारे में नहीं सुना होगा। तो ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए दिया जा रहा है। हाइड्रोजन के अभी तक 7 आइसोटोप्स डिस्कवर किए गए हैं। ये जो 3 आइसोटोप्स हैं ये नेचर में पाए जाते हैं, ये नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, नेचर में पाए जाते हैं। और ये जो 4 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं ये नेचर में पाए नहीं जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 आइसोटोप्स लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, ठीक है ना, और ये 3 आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो डिटेल से स्टडी करेंगे, इन्हीं 3 आइसोटोप्स के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में बात करें हम लोग 1H1, ठीक है ना, 1H1
तो अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकाला जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितना, 0, ठीक है ना। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 1H1 ही एक ऐसा आइसोटोप्स है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम हैज नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम हैज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है ना। 1H2 की बात करें तो इसे हम लोग सिंबल में D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, इसे हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। 1H3 की बात करें तो इसे हम लोग सिंबल में T से, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग ट्रिटियम कहते हैं, ट्रिटियम कहते हैं। और ये हम लोग का रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो ये हम लोग का जो ट्रिटियम है 1H3, ये हम लोग का रेडियो एक्टिव होता है, ये हम लोग का रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया कि सर ये रेडियो एक्टिव वर्ड का मतलब क्या है। तो रेडियो एक्टिव वैसे स्पेसीज को कहते हैं जिसके न्यूक्लियस अपने आप, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग का यहाँ का पर्पस नहीं है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, उसका डिटेल क्या होता है। हाँ, रेडियो एक्टिविटी एक अलग से चैप्टर आएगा जहाँ पर हम लोग डिटेल से समझेंगे। अभी मैं वर्बली बता देता हूँ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके न्यूक्लियस अपने आप डिसइंटीग्रेट करते हैं, टूटते हैं। तो ये जो ट्रिटियम का न्यूक्लियस है ये अपने आप डिसइंटीग्रेट करता है, तो 1H3 इसको हम लोग ट्रिटियम कहते हैं। और भी चले हम लोग आइसोटोप से रिलेटेड, तो H2O ऐसे नाम दिया जाए तो इसे हम लोग सिंपली वाटर पढ़ते हैं। वही D2O नाम दे दिया जाए तो इसे हेवी वाटर पढ़ा जाता है, इसे हम लोग हेवी वाटर बोलते हैं। ये सब लर्न करके रखना है। T2O लिखा जाए तो इसे हम लोग सुपर हेवी वाटर पढ़ते हैं, सुपर हेवी वाटर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से ही ध्यान में रखिए, किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट पर जाएं तो उसके कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। अगर बोला जाए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सिल्वर का लें, ठीक है ना, तो सिल्वर के टोटल 47 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 47, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं। हम लोग आगे नेक्स्ट आते हैं। सिल्वर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, यूरेनियम हो, और पूछा जाए सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स सिल्वर का होता है। ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर सिल्वर के जो आइसोटोप्स हैं उसमें कुछ अस्टेबल भी हैं और कुछ अनस्टेबल भी हैं, ठीक है ना, अस्टेबल और अनस्टेबल। तो इन दोनों को मिलाकर पूछा जाए कि जितने भी सिल्वर के आइसोटोप्स होते हैं, चाहे वो स्टेबल हो या अनस्टेबल, उन सब में सबसे ज़्यादा किसका, तो वो सिल्वर का होता है ना। अनस्टेबल आइसोटोप का मतलब क्या है, तो जो आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है मतलब जिनके न्यूक्लियस अपने आप टूटते हैं, उनको हम लोग अनस्टेबल आइसोटोप कहते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सर अगर अस्टेबल, सिर्फ अस्टेबल आइसोटोप की बात की जाए, टोटल की बात ना की जाए, अस्टेबल और अनस्टेबल मिलाकर टोटल की बात ना की जाए, अगर सिर्फ और सिर्फ अस्टेबल आइसोटोप की बात करें तो अस्टेबल आइसोटोप सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो याद रखना है टीन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अस्टेबल आइसोटोप। अस्टेबल आइसोटोप में सबसे ज़्यादा किसका, तो टीन का। तो आगे चलने से पहले हम लोग आइसोटोप्स के बारे में चीज़ों को समरी में थोड़ा सा रिवीजन कर लें। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, ठीक है ना।
हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो 3 आइसोटोप्स उसके नेचर में पाए जाते हैं, बाकी जो 4 आइसोटोप्स हैं वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। और 3 आइसोटोप्स में पहले की बात करें 1H1 तो उसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। 1H2 की बात करें, हम लोग 1H2 की बात करें तो 1H2 इसे हम लोग सिंबल में ड्यूटेरियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 1H3 की बात करें तो इसे हम लोग सिंबल में ट्रिटियम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग का हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। और भी एक पॉइंट है ना, हाइड्रोजन के जो बाकी 4 आइसोटोप्स थे 1H4, 1H5, 1H6, 1H7 तो ये सब भी रेडियो एक्टिव ही होते हैं, ये भी अस्टेबल नहीं होते हैं, ये सब हाइड्रोजन के अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं। तो हाइड्रोजन के अस्टेबल आइसोटोप्स सिर्फ 2 होते हैं, एक 1H1 और दूसरा हम लोग का 1H2। ये दोनों हाइड्रोजन के अस्टेबल आइसोटोप्स हैं, ये भी रेडियो एक्टिव जो कि नेचर में पाया जाता है, ये भी रेडियो एक्टिव, ये भी अनस्टेबल होते हैं जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलने से पहले H2O इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं तो वाटर पढ़ते हैं। D2O इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं हेवी वाटर। और T2O इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सुपर हेवी वाटर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स अगर टोटल आइसोटोप्स में पूछा जाए, टोटल अस्टेबल और अनस्टेबल मिलाकर सबसे ज़्यादा किसका तो सिल्वर का। और अस्टेबल आइसोटोप्स की बात की जाए कि अस्टेबल आइसोटोप्स में सबसे ज़्यादा किसका तो टीन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे आते हैं। सेकंड, आइसोबार। आइसोबार हम लोग किसे कहते हैं तो दे आर एटम्स ऑफ different elements. They are atoms of different elements having different atomic number Z but same मास नंबर ए। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो आइसोबार किन्हें बोला जाता है तो हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है ना। आइसोटोप्स वैसे एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जाए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 40। एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो यहाँ 3 अलग अलग एटम्स लिए गए। एक एटम हम लोग का आर्गन का है, दूसरा एटम पोटेशियम का है, तीसरा एटम किसका है कैल्शियम का है। एटॉमिक नंबर इन तीनों का डिफरेंट है लेकिन मास नंबर बोला जाए तो 40, 40, 40। मास नंबर तीनों का क्या है सेम है, तो इन्हीं को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। अब जरा हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें और इनके प्रॉपर्टीज को चेक करें। ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर तो एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर आते हैं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो 40 माइनस 18 ये 22 आएगा। यहाँ पर 40 माइनस 19 ये हम लोग का कितना आएगा 21 आएगा। और यहाँ कितना आएगा 20 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं आइसोबार के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, जबकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट था।
तो नोट में कर एक पॉइंट, isobars have different number of protons and different number of neutrons in their nucleus। तो इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम लोग थर्ड पर आते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो आइसोटोन्स वैसे एटम्स को कहते हैं जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, तो दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जहां सेम हो, तो बस शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, और आइसोटोन्स किसे कहते हैं, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। वैसे एटम्स जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो इसके कुछ एग्जाम्पल पर हम लोग आ जाएं। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 30, फास्फोरस 31, सल्फर 16, 32। तो ये जो डिफरेंट एटम्स जो लिए गए हैं, ये सिलिकॉन का एटम है, ये फास्फोरस का एटम है, ये सल्फर का एटम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकाला जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितने, तो 13 माइनस 14, 16 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकाला जाए तो 31 माइनस 15, यहाँ भी 16 न्यूट्रॉन्स। और यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग निकाले तो 32 माइनस 16, यहाँ भी कितने न्यूट्रॉन्स, तो 16 न्यूट्रॉन्स। तो इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आइसोटोन्स के बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। फोर्थ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। आइसो वर्ड का मतलब सेम, और ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड कहाँ से लिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर नाम से ही ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर सबका हम लोग शुरू से ध्यान में रखें तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, और अब हम लोग का है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमेशा ध्यान रखना है, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार सेम मास नंबर, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो, स्पेसीज वर्ड यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई एटम्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एटम हो या मोलिक्यूल्स हो या आयंस हो, ठीक है ना। अगर वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो ऐसे स्पेसीज को ही क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग
same number of atoms, molecules or ions having same number of electrons, having same number of electrons are called isoelectronic species, are called isoelectronic species। अब हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के कुछ एग्जाम्पल पर आ जाएं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के कुछ एग्जाम्पल से समझे इसको हम लोग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखा गया है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के एग्जाम्पल हैं, एक HCl, दूसरा फ्लोरीन, एक कैल्शियम आयन, दूसरा आर्गन। अलग अलग स्पेसीज हैं। कैल्शियम आयन ये हम लोग का आयन है, ये आर्गन का एटम, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये HCl का मॉलिक्यूल है। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए मैं ऊपर में अभी हम लोग पढ़े हैं, एटॉमिक नंबर का डाटा दे देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हम लोग का 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, ठीक है ना। एक एक कर इलेक्ट्रॉन निकालिए। हाइड्रोजन का एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के एक एटम में 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 और 1 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फ्लोरीन पर आ जाएं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 9, यहाँ पर फ्लोरीन के 2 एटम है, तो एक एटम में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे 18, ठीक है ना। अब कैल्शियम पर आ जाएं, एटॉमिक नंबर 20, तो 20 प्रोटॉन्स मिलेंगे, +2 का चार्ज है, तो 20 में 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स 18, ठीक है ना। और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, ठीक है ना। और ये न्यूट्रल, तो 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन भी, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। हम लोग नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, आइसोस्टर्स, ठीक है ना। आइसोस्टर्स किसे कहते हैं, तो आइसोस्टर्स वैसे स्पेसीज को कहते हैं जहां नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो थोड़ा सा आइसोस्टर्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग कंपेरिजन में लें, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो या नहीं हो, ठीक है ना, बस इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तो ऐसे स्पेसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाने के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना है, कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन आइसोस्टर्स कहलाने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना है। 2 कंडीशन कौन सा, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। तो आइसोस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स की संख्या भी बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स कहेंगे। एटम की संख्या बराबर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाएगा। कुछ एग्जाम्पल तो अभी हम लोग पढ़े थे। यहाँ HCl में 18 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में भी 18 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर हो और एटम भी 2 हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 2 एटम हो गए, और यहाँ भी फ्लोरीन का कितना एटम है, 2 एटम है। यहाँ आ जाए, एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ CO2 में 3 एटम है, ठीक है ना। यहाँ नाइट्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो यहाँ भी मिलाकर कितने एटम है, तो 3 एटम है। अब इलेक्ट्रॉन पर आ जाए, ठीक है ना। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 × 2 16, तो 6 + 16 ये 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए CO2 में, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन के यहाँ 2 एटम है, तो एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे 14, और ऑक्सीजन का 1 एटम +8, तो 14 + 8 कितने, तो 22 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर है और एटम्स भी बराबर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर्स में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दोनों जगह बराबर होगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और आइसोस्टर्स में एटम की संख्या मस्ट है कि बराबर होगी। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो क्या इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। इसको भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ,
ऑल आइसोस्टर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, लेकिन सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आइसोस्टर्स नहीं होते हैं। नोट, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज but all isoelectronic species are not isosters। हम लोग लास्ट टर्म पर आते हैं, आइसोडायाफर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म को हम लोग को बड़ा ही ध्यान से समझना है। ये समझने के लिए थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइसोडायाफर्स किसे कहते हैं ये समझने के लिए अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, बिल्कुल कंसंट्रेट करना है। अगर 5 मिनट हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तब इस टर्म को अच्छे से समझ जाएंगे कि आइसोडायाफर्स किसे बोला जाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टर्म को समझने के लिए अपना कंसंट्रेशन यहीं बोर्ड पर रखना होगा, ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाना है, तब ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो आइसोडायाफर्स पर हम लोग आते हैं। दे हैव सेम A-2Z वैल्यूज। आइसोडायाफर्स वैसे एटम्स को कहते हैं जिनका A-2Z का वैल्यू क्या हो,